हमारे पास एक रॉड है। रॉड की कुछ लेंथ हमें दे दी जाएगी इस तरीके से, है ना। ये है लेंथ एल और इसमें हमने कुछ फोर्स लगाया हुआ है, इस तरीके से फोर्स लगा दिया। चलो भाई एफ लगाएंगे तो एक तरफ से नहीं खींच सकते, दोनों तरफ से खींचना पड़ता है, तब जाकर के फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसका और इसके हमें दे दिया कि भाई इसका एक यंग्स मॉड्यूलस है जिसकी वैल्यू वाई के बराबर दे दी है। उसके कारण हुआ क्या, देखो मैंने इस पर फोर्स लगाया तो अब हमें पता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा, हमारे पास रॉड थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इस तरीके से। लेट से उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा एल, उसकी वैल्यू आने वाली है। तब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। हमारे पास होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस को आप किस तरीके से लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे भाई फोर्स पर यूनिट एरिया होगा वो विल बी इक्वल टू वाई, तो एज इट इज रहता है। स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं हम, वो लिखते हैं हम डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब आपसे फोर्स दिया होगा या एरिया दिया होगा, मतलब इनमें से चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको नहीं पता होगी, आपको वो चीज़ पता करनी होगी। या चारों दिए हुए हैं तो फिर वाई की वैल्यू पूछ ली जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ। हमने यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स को मैं लिख दूंगा समथिंग, क्या हो जाएगा, वाई ए डिवाइडेड बाई एल टाइम्स डेल्टा एल। इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, एक ऐसा ही हम फोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स है। ये क्या चीज़ हो गई भाई, हमने फोर्स इस तरफ लगाया तो इसमें कुछ एक्सटेंशन हो गया, उसके कारण फिर वापस रॉड हमारे पास उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। सेम चीज़ होती थी हमारे पास स्प्रिंग में। एक्चुअली हम किसी भी रॉड को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर इस तरीके से एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में भी मैंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया, भाई यहाँ पे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे भी फोर्स लगा दिया। इस स्प्रिंग में भी अगर मान लो सेम एक्सटेंशन मुझे देखने को मिले जो होता है डेल्टा एल, मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई इसका एक इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट मान लो इसका कुछ के रहा होगा कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पे दोनों में सेम एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो हमारे पास हम बोल देंगे यहाँ से एक फॉर्मूला रहता है के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वाई ए डिवाइडेड बाई एल। इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो सारा का सारा, अब आप स्प्रिंग समझ करके किसी भी रॉड को एक्सटेंशन निकालना, ये सारी चीज़ें जो भी करनी है इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस एक्चुअली आ जाते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखनी होंगी। जैसे कई बार सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई हमारे पास एक रॉड थी, उसको मेल्ट करके उसको इस तरीके से दोबारा बनाया है कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रॉड को मेल्ट किया, मेल्ट करके फिर से लंबी रॉड बना दी, तो डेफिनेटली उसका एरिया कम रहेगा, है ना। लंबी बनाओगे तो पतली बनेगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो कोई इस तरीके से रॉड है, उसका एरिया दिया हुआ है एल, उसकी लेंथ दी हुई एरिया दिया हुआ है ए, लेंथ दी हुई है एल। इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम विल बी ए एल। और फिर यहाँ से आप इसको इस तरीके से दूसरी रॉड बना दोगे, उसमें कन्वर्ट कर दोगे, इसका एरिया हो जाएगा ए डैश, लेंथ हो जाएगी एल डैश। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ए डैश इंटू एल डैश की वैल्यू भी सेम रहने वाली है। तो अब के इक्विवेलेंट में, अब देखो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, इसको हमने इस तरीके से दोबारा बनाया है कि लेंथ डबल हो गई है। तो लेंथ डबल हो गई है तो इसका मतलब एरिया अपने आप हाफ हो गया होगा, या फिर एरिया हाफ कर दिया है तो लेंथ डबल हो गई होगी। किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो हमारे पास जो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, वाई ए डिवाइडेड बाई एल। इसको अगर मैं ऊपर भी एल और नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाता है, वाई इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। के इक्विवेलेंट की वैल्यू जाएगी वाई इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इसको वॉल्यूम को मैं वी लिख देता हूँ इस तरीके से। या फिर एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसे केस में मेरे पास के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या जाती है, वाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इसकी वैल्यू जाती है वाई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ से हमें समझना क्या है कि भाई हमारे पास जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, या तो वो प्रोपोर्शनल होगी 1/L स्क्वायर के, या फिर मैं लिख दूंगा भाई के इक्विवेलेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि हमने रॉड को पिघला के दोबारा नई रॉड बनाई, अब की बार एरिया की वैल्यू हमने डबल कर दी थी, अगर एरिया डबल किया है तो हम अपने आप समझ जाएंगे भाई वॉल्यूम हाफ हुआ होगा, सॉरी लेंथ हाफ हुई होगी। इसका मतलब हमारे पास के इक्विवेलेंट अगर पहले था 10 न्यूटन पर मीटर, तो अब की बार वो हो जाएगा 40 न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लेंथ के इनवर्स स्क्वायर से प्रोपोर्शनैलिटी हमें रहती है अगर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओनली इन दैट केस हमारे पास ये चीज होने वाली है।
A wire of length L and area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when a mass M is suspended from its free end. The expression for यंग्स मॉड्यूलस इज, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ यंग्स मॉड्यूलस को कैसे लिखा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है सी। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है बस। इस तरीके से हमारे पास वायर था, उस पर मास एम लटका हुआ है, तो उस पर एम जी का फोर्स नीचे लग जाएगा इस तरीके से। अगर इसके ऊपर एम जी का फोर्स लगेगा तो बेसिकली इसकी फिर हमारे पास लेंथ लंबी हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से मेरे पास लंबी जो लेंथ हो जाती है उसको बनाता हूँ। यहाँ पर इस पर लग रहा था एम जी, हमारे पास पहले लेंथ एल थी, बाद में लेंथ कितनी हो गई है एल वन। तो क्या कोई मुझे बता सकता है इंक्रीमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंक्रीमेंट हमारे पास ये जो डेल्टा एल आया है वो आ जाएगा एल वन माइनस एल। हमें क्या लिखना है? स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स। फोर्स कितना लगा है? एम जी डिवाइडेड बाई एरिया, है ना। स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, विल बी इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है हमारे पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। इसी को मैं लिख सकता हूँ भाई, यंग्स मॉड्यूलस तो एज इट इज रहेगा। डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल वन माइनस एल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ओरिजिनल लेंथ जो थी इसकी एल, वो आ जाएगी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो आ जाती है, देखो एम जी एल डिवाइडेड बाई ए एल वन माइनस एल। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। Two wires are made of the same material and have the same volume. अब देखो वॉल्यूम की वैल्यू सेम बोल दी गई है यहाँ पर। However, one has cross sectional area A while wire 2 has cross sectional area 2A, 3A। तो देखो अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया कितना है? 3 टाइम्स A। इस तरीके से हमें ये चीज़ बता दी गई है। वॉल्यूम दोनों का सेम है। If the length of wire 1 is increased by delta x on applying force F, how much force is needed to stretch wire 2 by the same amount? देखो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से फोर्स लगाते हैं F, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है डेल्टा x का। यहाँ पर अब मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से F डैश, उसको मान लो मैं बोल देता हूँ, तो भी इसमें मुझे सेम एक्सटेंशन देखना है डेल्टा x का। तो यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फिर आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं कैसे? देखो हमारे पास पहले ही इसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। मेरे पास F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, K की वैल्यू क्या होती है? K इक्विवेलेंट होता है हमारे पास वाई ए डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा एक्स। इस तरीके से पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन के हिसाब से मुझे बोला जाएगा कि भाई एफ डैश की जो वैल्यू होने वाली है, अब सेम मटेरियल के हैं तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो उसके लिए भी वाई की जगह तो वाई ही आएगा। एरिया की वैल्यू है यहाँ पर 3 टाइम्स ए, ठीक। अच्छा, वॉल्यूम दोनों का सेम है। अगर आप एरिया डबल करते हो तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है, अगर एरिया को 3 टाइम्स किया है तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई? मेरे पास एरिया इंटू लेंथ की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दोनों के लिए वो वाली वैल्यू सेम है। एरिया को 3 गुना किया तो लेंथ को 1/3 करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा L/3 इस तरीके से इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि बोला गया दोनों में सेम डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखो इसी की वैल्यू कितनी आ जाती है? ये हो जाता है मेरे पास 9YA/L डेल्टा एक्स, करेक्ट। यहाँ पे ये हो जाता है, और YA/L डेल्टा एक्स है ना, इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाता है 9 टाइम्स F के बराबर, और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाता है। या फिर अगर हम इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म में देखना चाहें, तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट के था और इसका बोल दूँ कि भाई इसके लिए हमने वो वैल्यू के डैश बोली हुई है, तो देखो के की वैल्यू क्या देखी थी हमने? के होता है प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा भाई मेरे पास के डैश इज इक्वल टू, हाँ, के डैश अपॉन के इज इक्वल टू एरिया को 3 गुना किया तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 आ जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया है? के डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स के।
अगर यहाँ पे फोर्स F लगता है डेल्टा एक्स पे, तो यहाँ पे क्लियरली 9 गुना फोर्स लगेगा। यहाँ से मुझे पता चल जाता है F डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स F। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आता है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से फुल सिलेबस कलर्ड कोर्स का, जहाँ पर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को इसी तरीके से ग्राफिकली समझा और बहुत सारे PYQs भी किए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप कलरफुल PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी आ जाओ, फुल कोर्स में मिलते हैं।